एपिसोड 4। तो जैसा कि हम सब ने एपिसोड 3 के एंड में देखा था कि इंसान की शक्ल की तितली ब्लेड ड्रैगन के हाथ पर काट लेती है और फिर ब्लेड ड्रैगन अपना हाथ काट देता है और फिर वो हाथ फूलों का बन जाता है। ये एपिसोड उसके ठीक पहले शुरू होता है जब ब्लेड ड्रैगन यामाडा असामो फूची, जो कि ब्लेड ड्रैगन पर निगरानी रख रहा है, उसे ब्लेड ड्रैगन अपनी कहानी बताता है। ब्लेड ड्रैगन को जब उससे ताकतवर लोग मिलना बंद हो गए तब उसे लॉर्ड तात्सुमी ने अपना ऑफिसर बनाया। तात्सुमी काफी इज्जतदार था और अपने किले में रहता था और उसके बर्ताव की वजह से उसे भी ड्रैगन माना जाता था। पर एक दिन उसने ब्लेड ड्रैगन से कहा कि तुम एक असली ड्रैगन को नहीं मार सकते, और ये सुनकर ब्लेड ड्रैगन ने उसके किले के गेट पर बने 2 ड्रैगन्स को काट दिया और इसी वजह से तात्सुमी के पूरे क्लैन ने ब्लेड ड्रैगन पर हमला किया और उसे मौत की सजा सुनाई। पर अब ब्लेड ड्रैगन कहता है कि वो अमृत ढूंढकर पार्डन लेगा और इस बार पूरे किले को ही 2 हिस्सों में अलग कर देगा। और ब्लेड ड्रैगन कहता है कि ये काम तुम लोगों के काम से काफी बेहतर है। तब यामादा असामो फूची उसे कहता है कि हमारा काम सिर्फ लोगों को मारना ही नहीं है, बल्कि मरे हुए लोगों के शरीर से दवाइयां बनाकर हमारा पूरा क्लैन पूरी दुनिया की मदद करता है। पर ये सब तुम जैसा इंसान नहीं समझेगा, लेकिन मैं तुम्हें हमारा मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। और ऐसा कहकर वो ब्लेड ड्रैगन को धमकाता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और ब्लेड ड्रैगन कहता है कि मैं बाकी क्रिमिनल्स को मारकर आराम से अमृत ढूंढूंगा, क्योंकि समय वैसे ही काफी कम है और इससे मैं अपनी तलवार का भी अच्छे से इस्तेमाल करूंगा। यामाडा असामो फूची सोचता है कि ये काम ऐसा है जैसे कुछ जहरीले कीड़ों से जहर बनवाना हो, और शोगुनाते कभी भी नए और ज्यादा ताकतवर कीड़ों को बेच सकता है। और उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है कि गाबेमारू उन क्रीचर्स को देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है, एक मछली जिसने प्रेयर बीट्स पहनी है? ये कोई राक्षस है क्या? ये दिखने में काफी अलग है। मेरे पास काफी सवाल हैं, पर एक बात तो साफ है कि ये आइलैंड काफी खतरनाक है। उसके बाद वो क्रीचर्स गाबेमारू पर हमला करता है और वो दोनों लड़ते हैं। सागिरी गाबेमारू की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर गाबेमारू उसे रोकता है और कहता है कि ये क्रीचर जिंदा है। और तभी उसे शिनोबी का 5th रूल याद आता है कि एक शिनोबी कभी भी किसी अनजान क्रीचर से नहीं लड़ता। और तभी गाबेमारू सोचता है कि मुझे अकेले ही यहाँ से भागना चाहिए या सागिरी के साथ। तभी गाबेमारू पर वो क्रीचर हमला करता है और गाबेमारू जख्मी हो जाता है। और सागिरी कहती है कि क्या तुम ठीक हो? और उसका खून देखकर सागिरी कहती है कि आज पता चला कि तुम्हें चोट भी लग सकती है। और तभी सागिरी कहती है कि मेरा गलत मतलब नहीं था, और गाबेमारू कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। तभी वहाँ काफी सारे क्रीचर्स आते हैं जो मुस्कुरा रहे होते हैं। तभी गाबेमारू खुद से कहता है कि ज्यादा मत सोचो और निन्पो एस्थेटिक ब्लेज का इस्तेमाल करके उन क्रीचर्स को मारने लगता है। और वो खुद से कहता है कि अभी के लिए सोचना बंद करके सिर्फ इन्हें मारो, यही एक रास्ता है जिससे तुम पार्डन लेकर एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। सागिरी सोचती है कि पिछले कुछ ही घंटों में काफी कुछ बदल गया है। ये कैसा नजारा है, मैं एक पैराडाइज में हूँ या? और तभी सागिरी पर कुछ क्रीचर्स हमला कर देते हैं और गाबेमारू सोचता है कि मुझे सिर्फ खुद को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। पर तब उसे वो बात याद आती है कि खुद की भावनाओं को दिखाना कोई कमजोरी नहीं, हिम्मत है। और फिर वो सागिरी को बचाता है और तभी कुछ और क्रिमिनल्स वहाँ पर आते हैं, जिसमें से यूजुरिया कहती है कि तुमने इतने सारे क्रीचर्स को अकेले मार दिया, क्या बात है, तुमने अपने नाम का मतलब साबित कर दिया हॉलो। और तभी गाबेमारू को अपनी बीवी की बात याद आती है कि जब भी कोई तुम्हें बचाए तो उसे थैंक्स कहना चाहिए। और फिर गाबेमारू उन सबको थैंक्स कहता है। उसके बाद यूजुरिया गाबेमारू से फ्लर्ट करने लगती है, पर गाबेमारू उससे कहता है कि तुम मुझे नहीं बता सकती, मुझे कुनोइची लोगों के तरीके पता है और मेरी एक बीवी भी है। और फिर यूजुरिया उसे एक ऑफर देती है कि क्यों ना हम लोग साथ में काम करें, जब तक बाकी क्रिमिनल्स नहीं मर जाते 3 से बेहतर 5 लोग होंगे। और तभी वो उन 2 बाकी क्रिमिनल्स का इंट्रोडक्शन देती है, यामादा असामो गेंजी, जिसके पार्टनर मुरोमाकिया को यूजुरिया ने सीड्यूस करके मार दिया और गेंजी उसे अकेले हैंडल नहीं कर सकता था, इसलिए उसने यूजुरिया के साथ टीम अप कर लिया। और दूसरे बंदे का नाम है यामादा असामो सेंटा, जो कि एक एग्जीक्यूशनर है और वो यूजुरिया पर निगरानी रख रहा है। पर गाबेमारू एक साथ काम करने से मना कर देता है और वो कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को जब चाहे धोखा दे सकते हैं, क्योंकि पार्डन तो किसी एक को ही मिलेगा ना, इसलिए क्यों ना हम दोनों एक दूसरे का जितना चाहे उतना इस्तेमाल करें जब तक हमें जरूरत हो। या फिर तुम मुझसे डरते हो? और वो कहती है कि तुम क्रीचर्स से लड़ सकते हो और मैं तुम्हें जानकारी दे सकती हूँ, जैसे
तुम्हें लगता होगा कि मॉन्स्टर्स एक परेशानी है, पर असली परेशानी यहाँ के बग्स है। जैसा इंसान की शक्ल की तितलियाँ, वो पता नहीं कहाँ से आती हैं, पर वो ज्यादातर मॉन्स्टर्स के आसपास पाई जाती हैं और वो तुम्हें हेलुसिनेट कर सकते हैं और उनमें जहर होता है। मैंने उन सारे क्रीचर्स को मोरोमाकिया पर टेस्ट किया था। सेंटीपीड्स तुम्हें जान से नहीं मार सकते, वो बस मरा हुआ मांस खाते हैं। और भी काफी बग्स हैं, पर अगर उनसे दूर रहोगे तो सेफ रहोगे। इन मॉन्स्टर्स के पास से बुद्धिस्ट और ताओइस्ट डिजाइन पाए गए हैं, जबकि दोनों अलग अलग धर्म है। ये एक अजीब बात है कि दोनों एक साथ यहाँ कैसे हैं। मुझे तो यकीन करने पर भी दिक्कत हो रही है कि ये आइलैंड सच में कोई पैराडाइज हो सकता है। फिर सागिनी कहती है कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम अब भी ज्यादा कुछ नहीं जानते और इन क्रिएचर्स पर अपनी तलवार से वार करने पर पता चलता है कि ये जिंदा है। फिर यूजुरिया गावेमारू को मनाने के लिए एक नकली बैक स्टोरी सुनाती है और गावेमारू कहता है कि झूठ मत बोलो, लेकिन यूजुरिया फिर भी उसे अपनी असली कहानी नहीं बताती और कहती है कि मुझे जिंदा रहने के लिए भला आखिर किसी बड़ी वजह की जरूरत हो सकती है, मैं बस मरना नहीं चाहती, यही बात है। फिर गावेमारू पूछता है कि तुमने मोरोमाकिया को कैसे मारा। फिर वो उसे नहीं बताती और कहती है कि तुम दूसरों की जिंदगी परवाह करते हो, ये तुम्हारी मौत का कारण भी बन सकता है। फिर सागिरी सोचती है कि मैं इस आइलैंड पर आने के बाद से क्या ही किया है। मैंने उन क्रीचर्स को देखकर अपना होश खो दिया और हालातों को बिगड़ने दिया। यहाँ आने के बाद मेरी स्किल्स किस काम आई, मैं कितनी कमजोर पड़ चुकी हूँ। उसके बाद सागिरी बेहोश हो जाती है। फिर हम व्यूअर्स को तोमा नाम के कैरेक्टर की कहानी दिखाई जाती है, जो एक महीने के अंदर ही यामाडा क्लैन का एजेंट बन गया और उसे अब बस एक क्रिमिनल को मारना होगा और वो क्लैन में शामिल हो सकता है। और वो अपने बड़े भाई को मारने की गुजारिश करता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई एक महीने से ही जेल में है। और तोमा का प्लान है कि वो यामादा क्लैन से कहेगा कि उसे और उसके भाई को उस आइलैंड पर भेजा जाए और इससे वो अपने भाई को जेल से बाहर निकाल पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों भाई उसी आइलैंड पर हैं और उन मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। उन दोनों का मानना है कि बदलाव ही ताकत है, हमें खुद को हालातों के हिसाब से बदलना चाहिए। तुरंत ही हालातों को समझकर बदलना ही समझदारी है। कुछ हालातों को समझने में काफी समय लग सकता है, पर मेरे भाई की ताकत है काफी जल्दी हालातों को समझना। जब वो दोनों भाई छोटे थे तब उन दोनों की माँ मर गई और उनके पापा को मार दिया गया और वो दोनों गरीब हो गए और उन पर डाकुओं ने हमला किया। पर तोमा के भाई ने हालातों को समझकर काम किया और उस डाकू की गैंग का लीडर बन गया। ये वही डाकू की गैंग का लीडर है जैसे हमने एपिसोड 2 में देखा था, लेकिन कुछ समय बाद उसे यामादा क्लैन ने पकड़कर जेल में डाल दिया और उसने तोमा को वहाँ से बचाकर बाहर निकाला ताकि तोमा उसे बचा सके। फिर तोमा कहता है कि हम एक ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहाँ ताकतवर कमजोर को दबाता है, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ जिंदा रहना ही सब कुछ है। जो हालातों के हिसाब से बदले और आखिर तक जिंदा रहे वही बेहतर है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तोमा को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है और चोबे आगे बढ़ता है और तोमा सोचता है कि जो बदल नहीं पाते वो किसी काम के नहीं और मेरा भाई उनमें से है जिनकी ताकत है बदलना। और तभी तोमा उस मॉन्स्टर को मारने लगता है, पर तभी चोबे एक दूसरे मॉन्स्टर का हथियार लाकर उस मॉन्स्टर को मार देता है और कहता है कि तुमने मुझे एक हथियार लाने के समय दे दिया। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर चोबे के चेहरे पर मार कर कहता है कि मारना एक पाप है, कीड़े जानवर मछलियाँ सभी एक जिंदा जीव हैं। और तभी काफी सारे मॉन्स्टर आकर एक साथ कहते हैं कि मारना एक पाप है। तभी तोमा कहता है कि इन्हें देखकर लगता है कि हम किसी पैराडाइज में नहीं बल्कि हेल्स पैराडाइज में हैं, जहां गुनाह करने वालों को सजा मिलती है। और तभी चोबे वो अपना पास्ट याद आता है और वो कहता है कि मैं ये अच्छा बुरा सुनकर थक गया हूँ, मुझे तुम्हारे अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं, तुम लोग अच्छाई के गुलाम हो, पर मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूँगा, मैं ही खुद का राजा हूँ, मैं ही खुद का भगवान हूँ। फिर हमें एक बार फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर तोमा अपनी सिचुएशन की वजह से रो रहा होता है और कहता है कि मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। तब चोबे कहता है कि रोना बंद करो, हमें कमजोर नहीं पड़ना है, अपनी कमजोरी दिखाना मौत का कारण बनती है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही और क्या गलत है, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं तुम्हारा सही रास्ता दिखाऊंगा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और चोबे कहता है कि अगर ये मॉन्स्टर असली हैं तो अमृत भी असली होगा, इसलिए हम दोनों हर एक मॉन्स्टर क्रिमिनल को मारकर अमृत ढूंढकर उसे पी लेंगे और फिर हमें मौत भी नहीं रोक पाएगी। फिर तोमा कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, यहाँ कमजोर लोग नहीं टिकने वाले। और इसी के साथ एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।